ही का नाम ये कमोदवार है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंटर में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए आज का ऑन द शो, कौन सी बड़ी खबरें, कौन से मुद्दे आज मनी सेंटर का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्या सरकार के गले फंस गई फ्री राशन स्कीम? 3 महीने के लिए तारीख बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे। आईपीओ नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव। क्यों टूटी भारत के परिवारों की बचत? ऑनलाइन गेमिंग पर क्या है सरकार की मंशा? रुपए को संभालने के लिए क्या रोकने होंगे आयात? और क्या सरकार घटा सकती है पेट्रोल डीजल के दाम? क्यों ऐसी संभावना बन रही है? क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं? इस पर आज चर्चा होगी। पहली खबर, फ्री राशन स्कीम। केंद्र सरकार ने फ्री राशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक हर महीने 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। पहले इस योजना को सितंबर तक के लिए रखा गया था, लेकिन बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि योजना के जरिए 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन देना बड़ी चुनौती होगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकार के पास अनाज का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर है। सर, 3 महीने के लिए तो बढ़ गई स्कीम, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी मनी सेंटर में, बढ़ सकती है। 3 महीने के लिए बढ़ गई। कितनी बड़ी चुनौती होगी इस स्कीम को जारी रखना? इसके क्या और संकेत भी मिल रहे हैं? हाँ शुभम, आज इस फैसले का इंतजार था और हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बता रहे थे कि सरकार पर इस स्कीम को बढ़ाने का दबाव है। कैबिनेट ने आज इसे मंजूर किया है। 2-3 चीज़ें कैबिनेट की बैठक से की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उसके आसपास की सूचनाओं से निकल कर आ रही, जिससे हमें 2-3 संभावनाएं बनती दिखाई दे रही। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि ये मुफ्त अनाज की स्कीम का अंतिम एक्सटेंशन है। सरकार ने इसे त्यौहार के कारण बढ़ाने का तर्क दिया है। दिसंबर के बाद स्कीम बढ़ाई जाएगी, इस पर काफ़ी शक है, क्योंकि केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल दोनों का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर तक गिर चुका है और अब सरकार के पास इसे चलाए रखने के लिए सब्सिडी भले ही हो, अनाज उपलब्ध नहीं जिससे इसे चलाए रखा जा सके। त्यौहार से ज़्यादा चुनाव हैं सामने बड़े, और उनको देखते हुए सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम फिलहाल बंद करने का राजनीतिक जोखिम नहीं ले पा रही थी, ऐसा महसूस होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को रोकने के लिए पहले से ही पेशबंदी शुरू कर दी थी। वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को कैबिनेट में प्रस्ताव में जाने से पहले ही ये कहा था कि इस स्कीम में फूड सब्सिडी की और की बढ़ोतरी की एक कैपिंग की जानी चाहिए। करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए का फूड सब्सिडी बिल बजट में इस साल एस्टीमेट किया गया है, और जबकि हमने पिछले साल तो भारत का खाद्य सब्सिडी बिल 5 लाख करोड़ से ऊपर निकलते देखा था, क्योंकि तब अनाज 94,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक जाते हुए देखा था 2021 में। लेकिन सरकार ने एफसीआई को लोन दिए थे और बाकी चीज़ों से उसको सेटल करने की कोशिश की थी। इस साल सरकार के बजट पर काफ़ी दबाव है, और उसे देखते हुए इस बात की चर्चा थी कि वित्त मंत्रालय 2 शर्तों पर इस स्कीम को पर सहमति देने को तैयार था। पहली चीज़ ये कि इसमें दिए जाने वाले अनाज की मात्रा कम की जाए, जिसके कारण फूड सब्सिडी के बिल में कुछ कमी की जा सके। हालांकि मात्रा आज की बढ़ोतरी में अनचेंज्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 3 जो मौजूदा उपलब्ध मुफ्त अनाज है उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया। और दूसरी बात वित्त मंत्रालय ने ये कही थी कि फूड सब्सिडी के बिल की एक कैपिंग कर दी जाए, यानी कि ये निर्धारित कर दिया जाए कि एक साल में अधिकतम इतनी फूड सब्सिडी दी जा सकेगी। जब हम फूड सब्सिडी की बात करते हैं शुभम, तो उसमें वो सब्सिडी भी शामिल है जो एफसीआई को अनाज खरीदने के लिए दी जाती है, वो सब्सिडी भी शामिल है जो एफसीआई को अनाज का भंडार मेंटेन करने के लिए दी जाती, और वो सब्सिडी भी शामिल है जिस कीमत पर एफसीआई अनाज खरीदती है और सस्ती कीमत पर राशन में बांटती है। तो इस बिल को संतुलित करने के लिए वित्त मंत्रालय दबाव बना रहा था, पर फिलहाल 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। लेकिन अब दबाव इसके बाद खाद्य कीमतों पर और ज़्यादा बाजार में दिखाई देगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अनाज भंडार में अगर खरीफ की फसल से धान की जितनी खरीद होने की संभावना उतनी नहीं होती, तो अनाज भंडार पर आने वाले 3 महीनों में दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये अनाज का जो ऑफटेक मुफ्त अनाज की स्कीम के तौर पर होगा वो जारी रहेगा। अगली खबर आईपीओ बाजार से। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ में पैसा लगाने वाले नए नियमों से आईपीओ अलॉट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। रिटेल निवेशक एचएनआई निवेशक की तरह आईपीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों में सिर्फ 2,000 रुपए के शुल्क पर एनबीएफसी कंपनी आईपीओ निवेशकों को 2 लाख रुपए के मार्जिन पर
8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी, जिसके इस्तेमाल से रिटेल निवेशक एचएनआई निवेशक की तरह आईपीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। सर, इन नियमों के बाद क्या बदल जाएगा आईपीओ बाजार में? दो तीन चीजें नियमों को बदलने के साथ, एक नया जो आईपीओ आया उसके साथ ये नियम सक्रिय हुए हैं और उनका असर बाजार में हमें दिखाई दिया है। अभी तक जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जो ब्रोकर्स जिनकी एनबीएफसी कंपनियां हैं वो निवेशकों को जो आईपीओ में बोली लगाना चाहते हैं उन्हें एक लोन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। जो मौजूदा आंकड़ा उस हिसाब से अगर 15,000 रुपये उसके पर्सन के अकाउंट में है तो वो 2 लाख रुपए तक की बिट्स लगा सकता है। उसके लिए वो जो ब्रोकर जिसके जरिए वो चैनलाइज हो रहा है उसकी जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके जरिए उसे कर्ज मिलता था। अब नई व्यवस्था के तहत ये 2 लाख शेयरों तक की जो बढ़ोतरी है, इसे 2 लाख रुपए तक का जो बोली लगाई जा सकती है, इसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि वो एक और कोटे का फायदा ले सकेगा जिसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं और यहाँ पारिवारिक तौर पर या सामूहिक रूप से भी बोलियां लगाने की सुविधा है। इससे छोटे निवेशकों को शेयर के अलॉटमेंट के आवंटन की संभावना या चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो आईपीओ के जब ये नियम आ जाएंगे तो इससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और आईपीओ बाजार को ज़्यादा गहराई मिलेगी। अब बात भारतीय परिवारों की बचत की। भारतीयों की घरेलू बचत 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े देखें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में औसत घरेलू बचत जीडीपी का सिर्फ 10.8% रह गई है, जो वित्त वर्ष 2021 में 15.8% हुआ करती थी। और इससे पहले के 3 वर्षों के आंकड़े देखें तो हर साल यह बचत जीडीपी का 12% से ऊपर रही है, यानी कि 5 साल में सबसे कम बचत इस समय भारतीय परिवारों के अगर आप कहिए तो बैंक अकाउंट में या उनके पास है। सर, पहला सवाल, बचतें घट क्यों रही हैं? अब बचतों का घटना मुझे लगता है इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे खतरनाक खबर है, जिसे हम गहराई से भीतर समझ जाकर देखने की कोशिश करेंगे और सरकार को शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आंकड़े हमारे सामने 31 मार्च 2022 तक के वित्त वर्ष को लेकर आए हैं वो कोविड के बाद के दौर के आंकड़े हैं, यानी कोविड से का लॉकडाउन खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था के सामान्य परिस्थितियों में आने के। पहले मोटे आंकड़े पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इसके भीतर क्या हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो पूरी पारिवारिक बचत है, जो हाउस होल्ड सेविंग हम जिसको कहते हैं, जिसका एक हिस्सा फाइनेंशियल सेविंग है जिसका आंकड़ा शुभम ने आपको बताया, जो पूरी पारिवारिक बचत है वो कई साल के न्यूनतम स्तर पर है, जीडीपी के 2.5% के तक वो गिर चुकी है। और भारत के में पारिवारिक बचत का गिरना भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, जो बचतें भारत के जीडीपी के या फिनांस के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण खबर है। दूसरी चीज़ ये कि 10.8% यानी 11% से नीचे की वित्तीय बचतें हैं। वित्तीय बचतों में प्रोविडेंट फंड, बीमा, बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे आते हैं। हालांकि अगर आप वित्तीय बचतों के भीतर जाएं तो हमें इंश्योरेंस में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में निवेश बढ़ता दिखाई दे रहा है, पर भारत में लोग अब कम बचत कर रहे हैं और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह कोविड के दौरान इनकम में गिरावट होना, कारोबार बंद होना और नौकरियों से बाहर होना था, जिसके कारण हमें तात्कालिक तौर पर शुरुआती कुछ महीनों में बैंकों में ज़्यादा डिपॉजिट्स दिखाई पड़े थे और उसी दौरान इस बात की संभावना बनी थी कि अब अगर नौकरियां वापस नहीं लौटी तो लोगों को अपनी बचत निकाल कर खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही बाजार खुलना शुरू हुए और कंजम्पशन बढ़ा तो उस कंजम्पशन में बढ़ोतरी इनकम बढ़ने से नहीं आई थी बल्कि बचत कम होने से आई थी और लोगों ने अपनी बचत तोड़कर खर्च करना शुरू कर दिया, जिसका असर हमें इन बचतों में गिरावट पर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जिस तरीके की डिमांड की हमें उम्मीद थी लोगों की तरफ से आने की, और इसे लगातार हम मनी सेंट्रल में शुभम बराबर कह रहे हैं और इकोनॉमिकम में कह रहे हैं कि पेंटअप डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न इकोनॉमीज की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता। और हमने भारत में देखा कि कोई पेंटअप डिमांड नहीं निकली, बल्कि जो डिमांड निकली थी उस पर भी महंगाई बढ़ने के कारण ग्रहण लगा और महंगाई का असर उसमें दिखाई पड़ा। महंगाई ने बचतों की संभावनाओं को और कमजोर किया, बचतों पर रिटर्न और कमजोर किया और लोगों की जिंदगी जीने की लागत कोविड से उबरने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। महामारी के बाद जिंदगी जीने की लागत बढ़ गई। महामारी के दौरान अगर उनका चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा तो बाकी चीज़ों पर, खाद्य पर, परिवहन पर खर्च महंगाई के कारण उसके बाद बढ़ा, जिसका असर हमें बचतों पर दिखाई दिया है। और ये बचतों का टूटना हमें ये बता रहा है कि अब हम उस फेज की तरफ पहुंच रहे हैं जिस पर हमने एक बार शायद अपने किसी इकोनॉमिकम के एपिसोड में विस्तार से चर्चा भी की थी कि भारत के लोग अगर बचा नहीं पाएंगे तो वह भविष्य के लिए निवेश और भविष्य की सुरक्षा, जो कि सब कुछ भारत की वित्तीय सेविंग से आती, उसका क्या होगा।
सर अगला सवाल मेरा ये कि अगर मान लीजिए बचतें अभी नहीं हो रही है, हमको पता चला, लंबी अवधि में देखें या मध्यम अवधि में देखें, तो इसका क्या असर दिखेगा सरकार के बजटों पर या अर्थव्यवस्था पर? भारत की बचतें केवल हमारे और आपके लिए शुभम जरूरी, हमारे और भविष्य के लिए जरूरी नहीं, जो सामान्य लोग बचत करते हैं उनके भविष्य के लिए जरूरत नहीं है। भारत सरकार के सारे घाटे की फिनांसिंग इन बचतों से होती है। और आप अगर ध्यान से देखें कि भारत में अभी फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी के अनुपात में 10% के आसपास हैं, और भारत का राजकोषीय घाटे के हिसाब से और केंद्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा देखें तो वो भी 8-9% के आसपास पहुंच चुका है। तो हम जब कहते हैं कि हमारी बचत से सरकार के घाटे की फिनांसिंग होती, तो समझना जरूरी है कि जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है वो बैंक से घूमकर सरकार के बॉन्ड्स और ट्रेजरी में निवेश के तौर पर चला जाता है। जो पैसा हमने बीमा और इंश्योरेंस में लगा रखा है वो पैसा बीमा से सरकार के बॉन्ड के कर्ज के तौर पर चला जाता है। जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, ईपीएफओ में, एनएससी में, बाकी जगह जो भी बचते हम पूरे सिस्टम में करते हैं, हमारी ही फाइनेंशियल सेविंग्स सरकार के खर्च के काम आती हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अलग अलग चैनल के जरिए वो जाती तो एक ही जगह है, और वही उसका ही एक हिस्सा लौटकर बैंकों से कर्ज के तौर पर उद्योगों को और बाकी जगह जाता है। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग्स गिरती हैं तो पूरे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज की कमी, चाहे वो कर्ज के माध्यम से हो, प्राइवेट कर्ज के माध्यम से हो, या सरकारी निवेश के माध्यम से हो, या सरकार के कर्ज के माध्यम से हो, दोनों जगह संसाधनों की कमी होती। और इसलिए हमेशा आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भारत की चर्चाओं में यह कहा जाता था कि भारत और चीन दुनिया की ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया में रिकॉर्ड बचत रखती हैं, जबकि पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं में बचत की दरें कम है। और चूंकि भारत के पास डोमेस्टिक सेविंग्स इतनी ज्यादा है कि भारत को अपनी ग्रोथ को फिनांस करने के लिए बाहर से चीजों की जरूरत नहीं है। और फिर यहां जब आपके पास अपने घरेलू संसाधन कम पड़ते हैं, जैसा कि हमें छोटी अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर दिखता है, बांग्लादेश, श्रीलंका के तौर पर, तब आपको विदेश से पैसा लेना पड़ता है, सॉवरेन बोरोइंग्स करनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से करनी पड़ती। यूरोप हमें उस चपेट में फंसता दिखता है कि यूरोप में चूंकि डोमेस्टिक सेविंग्स नहीं है तो बोरोइंग्स है, तो वो है। तो भारत में अगर बचतें नहीं बढ़ी आने वाले समय में लोगों की, और इनमें 11% भी बहुत न्यूनतम स्तर है भारत में, 12% का। 12% का भी स्तर जो 2000 का था वो भी पिछले 15 और 16% के स्तर से काफ़ी नीचे का था। यानी बचतों में गिरावट केवल कोविड से नहीं शुरू हुई। अगर आप बचतों का पूरा ट्रेंड देखें शुभम, तो ये गिरना शुरू हो गई थी 2013-14 के बाद से। भारत की बचत दर में, फाइनेंशियल सेविंग्स में और ओवरऑल सेविंग्स रेट में लगातार एक ढलान दिख रही थी। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 10 बजटों से हमने भारत की सरकार में बजटों से की तरफ से बचत के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं देखा है। पूरे टैक्स सिस्टम में, पूरे स्ट्रक्चर में सेविंग्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और उसकी वजह में दिखाई दे रही है कि, और ऊपर से महंगाई जब सामने आती तो आपकी बचत पर वो रिटर्न को खत्म कर देती है। और एक तरह से वो रिटर्न, बैंकों की बचत पर तो रिटर्न नेगेटिव है। बिल्कुल, एक मौका आने वाला है। वैसे 30 सितंबर को सरकार फिर छोटी बचत योजनाओं का रिव्यू करेगी, तब देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद वैसे ये है कि बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी अगर उसमें बचत दरें बढ़ेंगी भी, फिलहाल अगर सरकार को कोई ये आंकड़ा परेशान करता है, जो कि उसे परेशान करना चाहिए क्योंकि बचतें अंततः उसके काम आ रही हैं निवेश में और खर्च में, तो उसे भारत में बचतों के प्रोत्साहन के पूरे तौर तरीके को टैक्स के सिस्टम के स्तर पर देखना चाहिए और बचाना चाहिए। क्योंकि यदि हम लंबी महंगाई की परिस्थिति में शुभम प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक महंगाई 7%, 8% की महंगाई अगले 1-1.5 साल चलने वाली है, तो इसका सबसे ज्यादा असर खपत पर ही नहीं पड़ेगा, बचत पर भी पड़ेगा। तो लोग खर्च भी कम करेंगे और लोग बचा तो कैसे पाएंगे। अब समय मनी9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट है ऑनलाइन गेमिंग के बाजार पर। पहले देखिए इस बाजार में हो क्या रहा है। मोबाइल पर रमी, कैंडी क्रश और टेंपल रन जैसी गेम्स की पारी अब खत्म हो सकती है। जुआ खिलाने के आरोपों में तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पहले ही घिरी हुई है, और अब आरोप टैक्स चोरी के भी लग रहे हैं। यही वजह है कि कई राज्य इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आ चुकी है, और राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रतिबंध भी लग जाएगा। तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक भी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। और हाल में लगे टैक्स चोरी के आरोपों के बाद ये मांग और जोर पकड़ सकती है। बेंगलुरु की कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर 21,000 करोड़ रुपए टैक्स चुराने का आरोप लगा है, और जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने इस आरोप में कंपनी को नोटिस भी भेजा है। बीते कुछ वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इसके विज्ञापन देखकर लगाया जा सकता है। देश के महंगे फिल्म स्टार और क्रिकेट खिलाड़ी इन गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। सेक्वोइया और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री का
कुल राजस्व इस समय 1.8 अरब डॉलर है और 2025 तक इसके बढ़कर 5 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। अमेरिका और चीन की तुलना में ये इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है। ग्रोथ के मामले में इसने ओटीटी और सोशल मीडिया को पीछे छोड़ दिया है। 2 साल पहले तक ऑनलाइन गेमिंग के लिए देश में 275 से ज्यादा कंपनियां हो चुकी हैं। 2010 में ये आंकड़ा सिर्फ 25 था। स्मार्टफोन के बढ़ते बाजार और बेहतर इंटरनेट सेवा की वजह से डिजिटल गेमिंग में मोबाइल गेमिंग का बाजार तेजी से फैल रहा है। डिजिटल गेमिंग में 86% हिस्सेदारी मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम्स की हो चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले मोबाइल ऐप्स में अधिकतर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के हैं। सरकार के प्रतिबंध लगाने से पहले हर महीने करीब 5 करोड़ लोग पबजी खेल रहे थे। लूडो किंग और एमपीएल जैसे गेम और प्लेटफॉर्म को प्ले स्टोर से 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ऑनलाइन गेमिंग कराने वाली इन कंपनियों पर लंबे समय से ऑनलाइन जुआ खिलाने और गेमिंग की लत लगाने के आरोप लगते आए हैं। कई बार तो इनके विज्ञापनों पर शिकायत भी दर्ज हुई है और अब टैक्स चोरी के आरोपों ने इस पूरे बिजनेस मॉडल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मई 9 के लिए प्रणव की रिपोर्ट। सर, अब सवाल मेरा ये कि ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशंस को लेकर सरकार ये दुविधा में क्यों है, पीछे क्यों रहती है? ये फिर वही स्थिति हो रही है जो हमने क्रिप्टो के तौर पर देखा था। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी सरकार की तरफ से कुछ संकेत जो छनकर आते हैं कि सरकार ने एक प्रस्ताव दस्तावेज बनाया है, उस दस्तावेज के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। अब हम उस स्थिति में हैं जहां कुछ राज्य सरकारें गेमिंग को प्रतिबंधित कर रही हैं, इसे गैम्बलिंग मानकर, जुआ मानकर, हालांकि गैम्बलिंग के लिए भारत में एक अलग से एक्ट है। दूसरी तरफ जीएसटी कुछ कंपनियों को नोटिस भेज रही है ऑनलाइन गेमिंग में। जीएसटी काउंसिल गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए नियम बनाने की तैयारी कर रही है और तीसरी तरफ ये पूरा का पूरा सेक्टर किसी रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है। अभी फिलहाल जो हमारे पास आंकड़े हैं 2021 में भारत में 43 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स थे। 43 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते थे। केपीएमजी की रिपोर्ट बताती जो 2025 तक 65 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। एडिक्शन के लेवल तक, नशे के लेवल तक ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है क्योंकि इसमें गैम्बलिंग के और पैसे कमाने की अवसर मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादातर जो कैजुअल गेमर्स हैं वो मोबाइल गेमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए मोबाइल गेमिंग को लेकर नए सिरे से नियम बनाने की ज़रूरत है। अभी तक फिलहाल भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किसी स्तर पर कोई बड़े रेगुलेशन की तैयारी नहीं दिखाई देती और अगर ये रेगुलेशन नहीं आया तो ये स्पष्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि इसे किस दायरे में रखा जाए, ये गेमिंग है या गैम्बलिंग है, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का स्पेस, पूरी दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग स्पेस के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। चाहे आप वेस्ट में देखें या आप यूरोप में देखें, ऑनलाइन गेमिंग एक एरिया है जहां लोग गेम खेलते हैं, लेकिन उसके नियम बहुत स्पष्ट हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा है। पर भारत में इसे फिर उसी तरीके से अनरेगुलेटेड ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। सरकार टैक्स लगाने की तो मौके नहीं चूक रही है, पर इस सेक्टर को रेगुलेट करके इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, बाकी व्यवस्था स्थापित करने के लिए अभी हमें उतनी सक्रियता नहीं दिखाई देती। अब बात रुपए की। लगातार हम मनी सेंट्रल में रुपए पर डिस्कशन कर रहे हैं। रुपया आज और बुरी स्थिति में, भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। डॉलर का भाव बढ़कर 82 रुपए के करीब पहुंच गया है। बुधवार को प्रति डॉलर रुपए ने 81 रुपए 93 पैसे का निचला स्तर छुआ। रिपोर्ट की माने तो रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक कई कदम उठा सकता है। तेल आयातकों के लिए स्पेशल विंडो शुरू की जा सकती है। साथ में विदेशी मुद्रा भंडार को जमा करने वालों के लिए हेजिंग की लागत को कम किया जा सकता है। अनुमान यहां तक है, आशंका यहां तक है कि रिजर्व बैंक गोल्ड जैसी गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर सख्ती के लिए सरकार को सुझाव दे सकता है। सर, आज रुपया कल से ज्यादा बुरी हालत में हो गया, आज ऐसा क्या हुआ? कल रिजर्व बैंक ने दखल दिया, लेकिन आज अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 115 के करीब पहुंच गया और हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होती रहेगी आने वाले समय में और लंबे समय तक अभी डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होती रहेगी। और रिजर्व बैंक ने कल तो थोड़ा सा एक्शन लिया भी था, कुछ डॉलर बाजार में छोड़े भी थे। आज रिजर्व बैंक की तरफ से कोई बड़ा दखल नहीं दिखाई दिया और डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण आज रुपया 82 के करीब खिसकता हुआ हमें दिखाई पड़ा। 82 के करीब पहुँच रहा था जब हम इसको अभी ट्रेड बात कर रहे हैं, तब तक वो 82 के थोड़ा करीब 81-93 के आसपास मौजूद है और इससे बाजार में 82 तक पहुंचने 82 रुपए का एक डॉलर होने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आने वाले समय में 1-2 दिनों में डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की कुछ गुंजाइश और दिखाई देती है। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पर
चर्चा शुरू कर चुका है। ज़्यादा इंतजार इस बात का है कि शायद रिजर्व बैंक अब मॉनेटरी पॉलिसी से कोई ऐसे उपाय, कोई ऐसे कदम उठाएगा जिसके जरिए बाजार में सीधे इंटरवेंशन के बजाय परोक्ष तरीके अपनाए जाएंगे, जिन पर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिनके जरिए रुपए को की गिरावट को रोकने की कोशिश की जाएगी। पर चिंताएं अब रुपए की गिरावट रोकने से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की हो रही हैं। सर, आयात रोकने की नौबत आ सकती है क्या, आपको लगता है? हाँ, और वही इसीलिए क्योंकि आयात रोकने के सुझाव जो चर्चा में आए हैं और जिस शायद इसको लेकर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू की जब रिपोर्ट हमारे सामने शुक्रवार को आएगी तो हमें पता चलेगा, उसमें रिजर्व बैंक अब शायद ये सिफारिश करेगा कि भारत में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का इंपोर्ट रोका जाए, जैसा हमने भी एशिया के कुछ देशों में देखा था। सोने पर सरकार आयात ड्यूटी बढ़ा चुकी है, उसे रोकने को डिस्करेज कर चुकी है। सोने के आयात में कमी भी आई है, अगर आप सोने के इंपोर्ट का नंबर देखें मंथ ऑन मंथ इस ड्यूटी के बाद भी। लेकिन भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा तो पेट्रोल डीजल पर जा रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है कोयले पे के निर्यात पर, आयात पर। इन क्षेत्रों से आयात को कम करना, इनमें कटौती करना सरकार के लिए आसान नहीं है। फिर भी रिजर्व बैंक जो पूरा एक प्रस्ताव या पैकेज लेकर शायद सरकार के सामने जाएगा या बताएगा, उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो तेल कंपनियां हैं उनके लिए हेजिंग की एक अलग से विंडो खोली जाए, यानी उन्हें अलग से उनको अकाउंट किया जाए, जिससे कि उनकी डिमांड का असर हमें बाजार में डॉलर की मांग आपूर्ति में असंतुलन पर ना दिखाई दिया जाए। और ये कोशिश की जाए कि जो ओवरसीज डिपॉजिट्स हैं जहां पर लोगों ने डॉलर्स रख रखे हैं भविष्य के निवेश के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उन्हें भारत लाने की कोशिश की जाए। एक कोशिश सरकार कर चुकी है अनिवासी भारतीयों के लिए FCNRB अकाउंट्स में, लेकिन उसका बहुत लाभ हुआ नहीं क्योंकि भारत और विदेश में जहां से वो पैसा आना है उसके में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के कारण और रुपए की कमजोरी के कारण उसमें बहुत ज़्यादा निवेश अभी आता दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस समय की सबसे बड़ी दुविधा है। सर, रिजर्व बैंक अब जब 2 दिन बाद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा की रिपोर्ट देगा, सामने ब्याज दरों पर फैसला देगा, सबसे बड़ी दुविधा क्या होगी? रुपए को बचाना या महंगाई? इस समय इस मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में ब्याज दरों से ज्यादा लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी के सामने रुपए को बचाने के लिए RBI क्या करेगा। रिजर्व बैंक के जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, और उनका एक पेपर अभी चर्चा में आया है। वो पेपर रिजर्व बैंक की दुविधाओं को सामने लेकर आता है और इसकी रोशनी में हमें आने वाली मौद्रिक नीति को देखना चाहिए। रिजर्व बैंक को ये पता है, इस पेपर से अगर आप संकेत लें और सरकार के बयानों के आशय या मंतव्य समझने की कोशिश करें जो सरकार के अधिकारियों की तरफ से पिछले 48 घंटे में आए हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंसी वॉलेटाइल हैं, डॉलर मजबूत हुआ है इसलिए रुपए में गिरावट आई है, भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता है, इस रोशनी में और उस पेपर की रोशनी में देखें तो रिजर्व बैंक इस चीज को कहीं ना कहीं अंदर स्वीकार कर रहा है कि रुपए में गिरावट को तत्कालिक तौर पर रोकना मुश्किल है। उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत सीमित दखल किया जा सकता है, पैनिक ना आए इसके लिए दखल किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रोका नहीं जा सकता। दुविधा यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्रा बाजार में दखल की सीमा क्या होनी चाहिए। यह पेपर मानता है कि रिजर्व बैंक के पास पूरी आज़ादी है मौद्रिक नीति को चलाने की, लेकिन रुपए की गिरावट बाजार में जिस तरीके की तरलता का संकट पैदा कर रही है, लिक्विडिटी का क्रंच पैदा कर रही है, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में पिछले सप्ताह चर्चा की थी, जब भारत में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट या ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़े थे क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं था, वो रोक पाना रिजर्व बैंक के लिए अभी मुश्किल हो रहा है। और अगर बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जानी और रुपया वापस खींचना है तो फिर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दूसरे रास्ते से फिर पूंजी बाजार में वापस पहुंचने लगेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इस फिक्स का, इस पजल का या इस पहेली का या इस असमंजस और दुविधा का क्या जवाब हमें कल की मौद्रिक नीति की चर्चा के बाद निष्कर्ष में क्या मिलेगा, ये समझ में हमें आएगा। दूसरी चीज ये कि रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन किस सीमा तक रहेगा, क्या रिजर्व बैंक कोई संकेत देगा अपनी इस मौद्रिक पॉलिसी में रुपए की भविष्य की कीमत को लेकर, इस पर भी इसको भी जानने की उत्सुकता हमारी रहेगी। बिल्कुल, और पॉलिसी की हर छोटी बड़ी बात आपको मनी सेंट्रल में पता चलेगी। अब बात कच्चे तेल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद आशंका बढ़ गई है कि तेल उत्पादक देश फिर से उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। उत्पादन पर फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते ओपेक संगठन की बैठक होनी है।
दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के देश रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग की योजना बना रहे हैं और आशंका है कि कैपिंग से पहले रूस भी भाव को सहारा देने के लिए उत्पादन में कटौती कर सकता है। फिलहाल विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 9 महीने के निचले स्तर के करीब बना हुआ है। ब्रेंट अभी $86 के करीब है, WTI क्रूड करीब करीब $77 के करीब है। इस बीच एक रिपोर्ट गोल्डमैन की भी आई है जिसमें यह कहा गया है कि कच्चे तेल का जो भाव है अगले 3 महीने के लिए जो फोरकास्ट है उसको घटाकर $125 से $100 कर दिया। सर, पहला सवाल, ओपेक देशों की बैठक में क्या फैसला हो सकता है? 5 अक्टूबर को ओपेक देशों की बैठक है। जो प्रस्ताव है वो ये कि करीब करीब 5 लाख से 10 लाख बैरल पर डे के उत्पादन में कटौती की जाए। ओपेक देशों का प्रयास ये है कि कच्चे तेल की कीमतों को $90 पर बैरल से नीचे न जाने दिया जाए और इसी प्रयास की वजह है कि हमको कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव और बदलाव दिखाई दे रहा है। ओपेक देशों की, और हम पहले भी बता चुके हैं कि ओपेक देशों का जो उत्पादन क्षमताएं हैं वो बिल्कुल किनारे हैं, धुरी पर हैं। उनमें जरा सी भी कमी होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। तब इस बात पर, और 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बैठक पर इस बात का दारोमदार होगा कि कैसे यूरोप रशिया से आने वाले तेल की कीमतें तय करता है और उसकी कैपिंग पर क्या फैसला करता है। सर, दूसरा सवाल, रूस वाली जो बात है कि रूस भी तेल उत्पादन को घटा सकता है, क्या आपको लगता है कि रूस भी अब ओपेक के साथ तेल उत्पादन को घटाएगा? हाँ, ये एक नया डेवलपमेंट है, ये बदलाव भी हुआ है। इस बात के संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे हैं कि रूस भी करीब करीब 1 मिलियन बैरल पर डे की अपने उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव लेकर ओपेक देशों के साथ शामिल हो सकता है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ने लगी तो रूस से उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने या रूस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की जो कोशिशें हैं वो कमज़ोर पड़ेंगी, क्योंकि अगर फिर महंगाई लौटती है और $100 पर बैरल से ऊपर का कच्चा तेल जाता है तो फिर दुनिया फिर एक बार सोचेगी कि रूस का तेल जो बाजार में आ रहा है उसकी आपूर्ति बनी रहने दी जाए, और इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़, अगर कोई कैपिंग भी आती है रूस के तेल पर कि रूस का तेल इस सीमा से अधिक प्राइस से नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतें कम से कम उस स्तर को ऊंचा रखने के लिए दुनिया के देशों को बाध्य करेंगी। तो रूस अब इस कोशिश में है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कीमतें बढ़ती रहेंगी तो रूस पर के तेल को रोकने का दबाव कमजोर पड़ता जाएगा, क्योंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं गहरी मंदी की तरफ बढ़ रही हैं। कच्चा तेल महंगा होगा तो उसके साथ बाकी और चीज़ें महंगी होंगी, गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। तो यदि महंगाई थोड़े समय तक खौलती रही कच्चे तेल की और बाकी चीज़ों की, तो रूस पर प्रतिबंधों की सख्ती थोड़ी नरम पड़ सकती है। इसलिए 5 अक्टूबर को वियना में ओपेक की बैठक एक बड़ा इवेंट होने वाली है। वहां से जो निकलेगा उसका असर हमारी आपकी सबकी जेब तक आएगा। सर, मान लीजिए ओपेक ने भी प्रोडक्शन घटा दिया और रूस ने भी घटा दिया, तो क्या कच्चे तेल के भाव फिर से एक बार $100 के ऊपर निकलते देखेंगे हम? अभी कच्चे तेल की कीमतों के मामले में तो मौसम से ज़्यादा, इससे बेहतर तो आप मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर कच्चे तेल की कीमतों के बारे में नहीं कर सकते। आज सुबह से हम $2 का रेंज की बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड की कीमतों में देख चुके हैं। लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां बन रही उन परिस्थितियों में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां, गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां हैं जिनके बारे में शुभम ने बताया, उन्होंने अपने आकलन 130-140 से घटाकर 100 किए हैं, लेकिन 90 वाला जो लेवल है वहां तक मेंटेन रखने की कोशिश तो ओपेक देश और रशिया मिलकर करेगा। 100 से ऊपर जाने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि 100 से ऊपर की गुंजाइश पर मंदी का एक बड़ा दबाव, एक मंदी का बड़ा पत्थर रखा हुआ है। मंदी तो आ ही रही है, ये तो स्थापित ही है, उसका असर हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिमांड पर दिखाई ही देगा। तो जो सेंटिमेंट है वो क्रूड प्राइस में बहुत बड़ी तेजी का नहीं है, पर दूसरी तरफ एक दूसरा सेंटिमेंट भी है जो क्रूड के प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट का भी नहीं है। और इसलिए हमें इस रस्साकशी के बीच में उत्पादक देशों की तरफ से लिए जाने वाले कदमों पर ज़्यादा ध्यान रखना बाजार ज़्यादा करीब से देख रहा है, बजाय डिमांड साइड से। सप्लाई साइड से बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों, क्रूड ऑयल का क्या होगा, ये इस बात पर, ये क्रूड की कीमतों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, इसके बजाय कि चीन की, भारत की, दुनिया के देशों की मांग बाजार में आने वाले समय में क्या निकलती है। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम क्योंकि घटा है, इस वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। त्योहारी सीजन से पहले कटौती की संभावना और ज़्यादा है। रिपोर्ट की माने तो तेल कंपनियों के घाटे के आकलन के बाद कीमतों में बदलाव का फैसला हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में भाव ₹96 पेट्रोल का करीब ₹96.72 और डीजल का ₹89.62 के आसपास है। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है?
सरकार बड़ी दुविधा में उलझी हुई है शुभम। आज की परिस्थिति अगर आप देखिए कि हमने फूड सब्सिडी को के बढ़ाने की कीमत पर भी सस्ते अनाज की स्कीम में बढ़ोतरी देखी। अब यहाँ तेल कंपनियां करीब 23,000 करोड़ रुपए के लॉसेस पर हैं अभी फिलहाल परिस्थिति में। जो पैमाने हमारे सामने बिखरे हुए हैं उनको हम करीब से देखें तो हमें दिखता है कि सरकार की दुविधा क्या है। सरकार की दुविधा ये कि एक लंबा समय हो गया कच्चे तेल की कीमतों में ऊपर नीचे होते हुए भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दबाव ये भी था कि बढ़नी चाहिए और दबाव ये भी था कि अब कम होनी चाहिए। कम होने वाले दबाव भी बढ़ रहे हैं क्योंकि कीमतें 85, 86, 83 के आसपास हैं। हालांकि वो डेली का वेरिएंस है, क्योंकि ये फ्यूचर की कीमतें होती हैं तो इसलिए भारत जिस कीमत पर भारत की तेल कंपनियां किसी खास महीने में कच्चा तेल बुक करती हैं, जो प्राइस पर अपने सौदे करती हैं, उस वही सौदा बाद में फाइनली हमारे पास पंप की प्राइस में या हमारे पास प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो दबाव ये दूसरा राजनीतिक रूप से बड़ा दबाव है क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव में महंगाई एक महत्वपूर्ण इशू होने वाला है। पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी की कीमतों में भी पर भी दबाव है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है, बल्कि गैस की कमेटी जो बनाई गई थी उसने तो विचार के लिए और ज़्यादा समय मांग लिया है सरकार से। तो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी होने वाली है और रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती, $9 तक की कीमत पहुंच सकती। ये सारी परिस्थितियां सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि चुनाव की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी करे। संकेत भी हैं कि सरकार के भीतर एक हिस्सा, एक बड़ा तबका राजनीतिक रूप से इस समय त्योहारों से पहले इस कमी के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल कंपनियों का मानना यह है कि तेल की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव है, इतनी वॉलेटिलिटी है कि किसी भी गिवन डे ये कीमतें 5 अक्टूबर के बाद फिर $90 का आंकड़ा पार कर सकती हैं, $100 के आसपास पहुंच सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कीमतों में कटौती की जाएगी तो उनकी 23,000 करोड़ की तो अंडर रिकवरीज पहले से ही मौजूद हैं, उनका क्या होगा? अब ये दुविधा, इस दुविधा के बीच फंसी हुई सरकार चुनावी व्यवस्था देखेगी या राजनीतिक रूप से या राजनीतिक सुविधाएं देखेगी या वो तेल कंपनियों और तेल अर्थशास्त्र में बन रहे दबाव देखेगी। इनके बीच तेल की कीमतों का पूरा मामला झूल रहा है। फिलहाल अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जितने आंकड़े या जितने तथ्य तेल की कीमतों में थोड़ी रियायत दिए जाने के पक्ष में है, लगभग ही काउंटर बैलेंस करते हुए तथ्य ऐसे भी हैं कि तेल की कीमतों को अभी न छेड़ा जाए, इन्हें ऐसा ही बने रहने दिया जाए। एक बार कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को स्थिर होने दिया जाए, लेकिन वो कब तक स्थिर होगा ये कहना फिलहाल अभी मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।